नमस्कार मित्रों, जीडी क्लास 96 यूट्यूब चैनल की इस ऑनलाइन वीडियो श्रृंखला में मैं राजेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने रुधिर कणिकाओं के ऊपर बात की थी और रुधिर कणिकाओं में मैंने कहा था कि आपको मैं WBC, RBC और प्लेटलेट्स के बारे में बात करूंगा। तो RBC के बारे में अपन लोग बात कर चुके हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बात करूंगा WBC के ऊपर। तो WBC के ऊपर आज अपन लोग बात करने वाले हैं। अपना जो दूसरा पॉइंट है रुधिर कणिकाओं में वो है आपका WBC। और जो WBC है, WBC को अपन कहते हैं वाइट ब्लड कार्पल्स। क्या कहते हैं? वाइट ब्लड कार्पल्स। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले उपनाम की बात करें, उपनाम की बात करें तो इसको क्या क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं श्वेत रुधिर कणिकाओं के नाम से जानते हैं। पहला हो गया श्वेत रुधिर कणिकाएं। क्या कहते हैं? श्वेत रुधिर कणिकाएं। और जो दूसरा नाम है वो हो गया इसका श्वेताणु के नाम से भी जानते हैं। इसको श्वेताणु भी कहते हैं। और इसको जो मेडिकल भाषा में अपन कह सकते हैं, इसको अपन ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। तो WBC के उपनाम हो गए श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेताणु और ल्यूकोसाइट। ये वही पॉइंट है जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अपन समय का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल भी अनावश्यक बातें ना करते हुए मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बातें बताऊंगा कि इसको अपन उपनाम के ऊपर बात करें तो रुधिर कणिकाएं, श्वेताणु, ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं पॉइंट नंबर दूसरे की बात करूँ, यह तो आपका पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट नंबर दूसरे की मैं बात करूं तो अपने को ये याद रखना है कि जो WBC होती है, इस WBC का जो निर्माण की जो स्थल है वो कहाँ पर इसका निर्माण होता है? तो WBC निर्माण स्थल की बात कर लेते हैं। निर्माण स्थल, तो निर्माण कहाँ पर होता है WBC का? तो WBC का निर्माण होता है आपका अस्थि मज्जा के अंदर। आप सभी जानते हैं अस्थि मज्जा क्या होती है कि जो बोन होती है आपकी, उस बोन के अंदर एक गुहा उपस्थित रहती है और उस गुहा के अंदर जिसको अपन अस्थि मज्जा कहते हैं, और उसके अंदर किसका निर्माण होता है? आपके रुधिर का निर्माण होता है और इसमें WBC का निर्माण होता है। और कहाँ पर होता है? थाइमस ग्रंथि के अंदर भी किसका निर्माण होता है? आपके WBC का निर्माण होता है। तो और थाइमस ग्रंथि के अलावा आपके जो प्लीहा होता है, जिसको अपन स्प्लीन कहते हैं, प्लीहा के अंदर भी किसका निर्माण होता है? आपके WBC का निर्माण होता है। अगर ऑप्शन के अंदर तीनों दे दिया जाए तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका अस्थि मज्जा होगा। ठीक है ना, ये अपने को याद रखना है। अगर अपन लोग इससे आगे अगले पॉइंट पर बात करें कि जो WBC निर्माण क्रिया क्या कहलाती है, WBC निर्माण क्रिया क्या कहलाती है, तो याद रख लेना जो WBC निर्माण क्रिया है उसको अपन ल्यूकोपोएसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोपोएसिस के नाम से भी जानते हैं। ये बात अपने को याद रखनी है। ठीक है ना। अगले पॉइंट के ऊपर बात करूं मैं। अगला पॉइंट आता है अपना कि जो WBC की संख्या कितनी होती है, WBC की संख्या क्या होगी? तो WBC की जो संख्या होती है अपने शरीर में वो होती है 6000 से 10,000 तक। 6000 से 10,000 तक WBC की संख्या अपने शरीर में होती है। अगले पॉइंट की बात करूं मैं कि WBC का जीवन काल कितना होता है? WBC का जीवन काल, तो WBC का जो जीवन काल होता है वो 1 से 4 दिन तक होता है। कितना होता है? 1 से 4 दिन तक होता है। और अब एक बार CDS एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके अंदर एक ऑप्शन 2 से 5 दिन भी राइट किया था, तो अपने को दोनों भी याद रखने हैं कि जो WBC का जो जीवन काल है वो कितना होगा? 1 से 4 दिन या 2 से 5 दिन तक होता है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अगर अपन आगे बढ़ते हैं कि इसके अगले पॉइंट के ऊपर, जो इसका छठा पॉइंट कहलाएगा, तो जो WBC के जीवन काल के बाद में अपन बात करेंगे कि WBC के अंदर क्या केंद्रक उपस्थित होता है? WBC में
केंद्रक। तो WBC के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है, ये बात अपने को याद रखनी है कि WBC के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है और इसकी वजह से जो WBC होती है उसका आकार RBC की तुलना में अधिक होता है, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो WBC का जो आकार, अपना जो 7वां पॉइंट है वो आ रहा है WBC का आकार, कि WBC का आकार क्या होगा। तो याद रख लेना, जो WBC है उसका आकार अनिश्चित होता है, अनियमित होता है, अपन इर्रेगुलर कह सकते हैं कि इसका आकार अनियमित होता है, इर्रेगुलर होता है और इसकी जो आकृति होती है वो अमीबा की तरह होने के कारण इसको अमीबॉइड आकृति के नाम से भी जानते हैं, इसको अमीबॉइड आकृति के नाम से भी जानते हैं, अमीबॉइड। तो कहने का मतलब इसका जो आकार हो गया वो कैसा है, अमीबॉइड कहें या अनियमित आकार के ऊपर अपन बात कर सकते हैं, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अगले पॉइंट के ऊपर अपन बात करें तो पॉइंट नंबर अपना आ गया 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट आपका कहता है कि जो WBC है उस WBC का जो WBC की कमी, अगर शरीर में WBC की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, ठीक है ना। तो याद रख लेना, अगर शरीर में WBC की कमी हो जाती है तो WBC के कमी के कारण ल्यूकोपीनिया रोग होता है। कौन सा होता है, ल्यूकोपीनिया के नाम से भी जानते हैं और इसको लाइकोपीनिया भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ल्यूकोपीनिया या जो लाइकोपीनिया होता है ये WBC में जो WBC की जो कमी होने के कारण ये रोग अपना हो जाता है। तो यहाँ तक आपको क्या करना है, एक बार स्क्रीनशॉट लें या नोट कर लीजिए इन बातों को। बढ़ते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, जो 9वां पॉइंट है आपका WBC के ऊपर। तो WBC के ऊपर 9वें पॉइंट की अगर अपन बात करें तो रंग के ऊपर बात करेंगे कि WBC का रंग कैसा होता है। WBC का रंग आप सभी जानते हैं क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है। WBC में हीमोग्लोबिन न होने के कारण ये रंगहीन संरचना है। कैसी है, रंगहीन संरचना है, रंगहीन संरचना कह सकते हैं। और या फिर इसको अपन कह सकते हैं श्वेत रंग कह सकते हैं, श्वेत रंग की संरचना होती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और अगर अपन बात करें कि जो WBC है इसकी अधिकता हो जाए, WBC की अधिकता हो जाए शरीर के अंदर, अगला अपना 10वां पॉइंट है WBC की अधिकता। अगर WBC की अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग होता है, तो ल्यूकोसाइटोसिस। क्या, ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं, ये बात अपने को याद रखनी है। तो कहने का मतलब ये तो अगला अपना पॉइंट आ रहा है WBC का कार्य क्या होता है। तो WBC के जो कार्य के ऊपर अपन बात करें, WBC का कार्य होता है रोगों से लड़ने का। क्या होता है, रोगों से लड़ने का कार्य होता है। इसीलिए WBC को अपन रक्षक कोशिकाओं के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, रक्षक कोशिकाएं, गार्ड सेल्स भी कहते हैं, गार्ड सेल्स भी कहते हैं। और इसको अपन कह सकते हैं कि शरीर का सिपाही भी कह सकते हैं। शरीर का सिपाही किसे कहते हैं, शरीर का सिपाही किसे कहते हैं, तो याद रख लेना वो कौन है, आपका WBC है। तो WBC का काम है रोगों से लड़ना। और ये कैसे लड़ता है, एंटीबॉडी बनाता है शरीर के अंदर, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और जिससे क्या होता है, ये रोगों से लड़ पाता है, ठीक है ना। तो अपने को ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पर अपन ने जो जनरल बातें थी WBC के ऊपर उन बातों को किया था। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, WBC के प्रकार को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे अपन बात करें WBC के प्रकार की, कौन कौन से प्रकार है WBC के, ठीक है ना। WBC के कौन कौन से प्रकार है उसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं। WBC के प्रकार,
WBC के प्रकार। तो याद रखना जो WBC होती है वो WBC मुख्य रूप से दो प्रकार इसके होते हैं। एक तो इसका प्रकार हो गया आपका, पहला तो हो गया ग्रेन्युलोसाइट या कणिका युक्त WBC, कणिका युक्त WBC, या इसको अपन कह सकते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। और जो WBC का दूसरा प्रकार है वो हो गया अकणिकामय। क्या कहते हैं? अकणिकामय, या अपन कह सकते हैं एग्रेन्युलोसाइट। कणिका युक्त WBC और अकणिकामय WBC। तो कहने का मतलब हो गया कि जिस WBC के अंदर रक्त कणिकाएं उपस्थित होती है उनको अपन कहते हैं कणिका युक्त। इस कणिका युक्त को भी अपन, इस जो पूरी WBC है इन दोनों को अपन 5 प्रकार में पढ़ेंगे। जो पहला प्रकार कणिका युक्त में आता है, तो कणिका युक्त में इसका पहला प्रकार हो गया अपना न्यूट्रोफिल्स। क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिल्स। और जो दूसरा प्रकार इसका हो गया वो हो गया बेसोफिल। तीसरा प्रकार हो गया वो हो गया इयोसिनोफिल्स। और अगर अकणिकामय या एग्रेन्युलोसाइट के ऊपर बात करें तो इसमें याद रखना एक होता है लिम्फोसाइट्स, और अगला है वो है अपना मोनोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ये बात याद रखनी। तो कणिका युक्त में कौन कौन हो गया? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल। न्यूट्रोफिल्स जो होता है इसकी संख्या शरीर में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो न्यूट्रोफिल्स जो WBC है इसकी संख्या क्या होती है? सबसे ज़्यादा कितनी होती है इसकी संख्या? इसकी संख्या होती है लगभग 65%। कितनी होती है? 65% संख्या होती है न्यूट्रोफिल्स की। और अगर संख्या में सबसे कम किसकी होती है तो ये याद रख लेना कि जो 0.1% के साथ में आपका जो बेसोफिल है ये संख्या में सबसे कम होता है, ये बात अपने को याद रखनी है। अगर मैं बात करूं साइज में तो सबसे छोटी साइज किसकी होती है? लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट्स की जो साइज होती है, आकार सबसे छोटा होता है, साइज सबसे छोटी। और जो मोनोसाइट्स है इसकी जो साइज है वो साइज सबसे बड़ी होती है, ये बात अपने को याद रखनी है। न्यूट्रोफिल्स की जो संख्या सबसे ज़्यादा लगभग 65% और बेसोफिल सबसे कम 0.1%, और लिम्फोसाइट्स है वो साइज में सबसे छोटी होती है, और जो मोनोसाइट्स है वो साइज में सबसे बड़ी होती है। और जो बेसोफिल्स, अब अपन इसके कार्य के ऊपर बात करें तो बेसोफिल्स जो और इयोसिनोफिल्स है इन दोनों का काम होता है एलर्जी नियंत्रण का। क्या काम होता है? एलर्जी नियंत्रण। एलर्जी किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं कि जो एलर्जी शरीर के अंदर जो कुल मिलाकर जो अगर शरीर को असहनशीलता उत्पन्न होती है तो असहनशीलता के दौरान वो क्या कर लेता है, अगर उसके प्रति जल्दी से प्रतिक्रिया दे देता है तो वो कहलाता है एलर्जी। तो उस एलर्जी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? बेसोफिल और इयोसिनोफिल्स होते हैं, वो करते हैं, ठीक है ना। एक बात तो अपने को ये याद रखनी है। अगली बात करें न्यूट्रोफिल्स की, तो न्यूट्रोफिल्स का जो कार्य होता है, न्यूट्रोफिल्स का काम क्या होता है तो याद रख लेना, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स इन दोनों का ही काम एक ही है। इन दोनों का काम है कि जो बाहर से आने वाले जो रोग है या बाहर से आने वाले जो वायरस है, रोगाणु हैं, उनसे लड़ना। तो रोगाणुओं से लड़ने के लिए कौन जाते हैं? रोगाणुओं से लड़ने के लिए, रोगाणुओं से लड़ना,
रोगाणुओं से कौन लड़ता है, और रोगाणुओं से लड़ेंगे और लड़ने के बाद में क्या करेंगे, उनका भक्षण कर देंगे। क्या करेंगे, लड़ना तथा उनका भक्षण करना, उनका भक्षण करना। और रोगाणुओं से लड़कर उनके भक्षण करने की इस क्रिया को अपन फैगोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, फैगोसाइटोसिस। तो कुल मिलाकर अपने को ये याद रखना कि जो फैगोसाइटोसिस होती है वो रोगाणुओं से उनका भक्षण करने का काम करती है, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स। आपको ध्यान रखना कि जो मोनोसाइट्स की साइज बड़ी होती है, इसीलिए इसको अपन कह सकते हैं मैक्रो पुलिसमैन। क्या नाम से जानते हैं, मैक्रो पुलिसमैन के नाम से जानते हैं, मैक्रो पुलिसमैन के नाम से जानते हैं मोनोसाइट्स को। और जो न्यूट्रोफिल्स होता है, न्यूट्रोफिल्स की संख्या होती है वो होती है सबसे ज़्यादा, और संख्या सबसे ज़्यादा होती है लेकिन इनकी साइज होती है छोटी, इसलिए इसको अपन कह सकते हैं माइक्रो पुलिसमैन। क्या कहते हैं, माइक्रो पुलिसमैन के नाम से जानते हैं। तो याद रखना कि जो मैक्रो पुलिसमैन मोनोसाइट्स है और माइक्रो पुलिसमैन न्यूट्रोफिल्स कहलाता है। अगर मैं बात करूं लिम्फोसाइट्स के कार्य की, तो आप सभी जानते हैं कि जो लिम्फोसाइट्स का जो काम होता है, लिम्फोसाइट्स शरीर में एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। क्या काम करता है, शरीर के अंदर आपके जो प्रतिरक्षी तंत्र का जो विकास होता है, उस प्रतिरक्षी तंत्र के विकास के लिए उत्तरदायी है वो आपका लिम्फोसाइट्स होता है। ठीक है ना, इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। अगर हम लोग बात करें इस एंटीबॉडी का जो विकास होता है लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं के अंदर, एक रोग हो जाता है, आप सभी जानते हैं कि एक रोग होता है एड्स। कौन सा रोग होता है, एड्स। एड्स के अंदर क्या होता है कि आप सभी जानते हैं कि उसमें जो आपका प्रतिरक्षी तंत्र होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी लिम्फोसाइट्स जो यहाँ पर जो WBC है, इस लिम्फोसाइट्स WBC पर जो आपका जो एड्स का जो वायरस HIV वायरस है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एड्स। एड्स का जो नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसको कहते हैं, और इसका जो वायरस है वो है HIV वायरस। कौन सा है, HIV वायरस, जिसको अपन कह सकते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। जो ये वायरस होता है, ये वायरस क्या करेगा, ये लिम्फोसाइट्स के ऊपर अटैक करेगा और उसको एंटीबॉडी को बनने से रोक देता है। और जब शरीर के अंदर एंटीबॉडी ही नहीं बन रहे हैं तो फिर जो बाहरी रोगाणु होंगे उनके आक्रमण से अपने शरीर को कौन रोकेगा, लड़ने वाला ही नहीं रहेगा। तो हाथ खड़े करने से यहाँ पर क्या हो जाता है कि अन्य रोग होते हैं वो घेर लेते हैं, प्रतिरक्षी तंत्र कमज़ोर पड़ जाता है और धीरे धीरे व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो कहने का मतलब ये एड्स वायरस। एक और रोग है जो आप सभी जानते हैं कि ब्लड कैंसर जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर, और जो ब्लड कैंसर होता है उस ब्लड कैंसर के अंदर भी ऐसा ही होता है। ब्लड कैंसर के अंदर क्या होता है कि जो मोनोसाइट्स है, आपकी जो मोनोसाइट है, आप जानते हैं कि मोनोसाइट्स की जो संख्या होती है, मोनोसाइट की संख्या बढ़ जाती है। क्या हो जाता है, मोनोसाइट्स की संख्या बढ़ जाती है, और मोनोसाइट्स जो होता है वो बड़ा होता है साइज में, ये अपन जानते हैं। और इनकी संख्या के अधिक होने से, अनियंत्रित होने से क्या हो जाता है, जो एंटीबॉडी का विकास है वो संभव नहीं हो पाता है और शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। और इस कारण से जो ब्लड है वो ब्लड के अंदर क्या पड़ जाती है, जो ब्लड की जो कोशिकाएं होती है, WBC की जो कोशिकाएं होती है, वो कोशिकाएं अनियंत्रित विभाजन करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से इसके पास जो संक्रमित कोशिका थी, आप सभी जानते हैं, वो क्या करेगी, लगातार विभाजन करने से एक गांठ बन जाती है, ट्यूमर का विकास हो जाता है। और ये जो ट्यूमर होती है, इस ट्यूमर की वजह से यहाँ पर एक गांठ बन जाती है, और ये जो ब्लड के अंदर जो गांठ बनती है इसी को अपन ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि जब एंटीबॉडी नहीं बन पाएगी तो क्या होगा, बाहरी रोगाणुओं के आक्रमण होगा, और जिसकी वजह से शरीर के अंदर जो मोनोसाइट्स की संख्या बढ़ जाती है और बाकी जो शरीर की संतुलन क्रियाएं बिगड़ने से यहाँ पर व्यक्ति की मौत हो जाती है। ठीक है ना, ये बात अपने को याद रखनी है। आगे अपन बढ़ते हैं
तो अपने को ये दो रोग याद रखने, एक ब्लड कैंसर और एक जो आपका एड्स है, इन दोनों को अपने को ध्यान में रखना है। तो WBC के ऊपर अपन लोगों ने बात की। अब मैं आगे बढ़ता हूँ रुधिर कणिकाओं के अंदर अपना जो अगला पॉइंट आ रहा है, तो रुधिर कणिकाओं के अंदर जो अपना अगला पॉइंट आ रहा है वो कौन सा है, तो वो है आपका प्लेटलेट्स। अपन बात करेंगे प्लेटलेट्स के ऊपर। अपना तीसरा पॉइंट है प्लेटलेट्स। क्या होती है प्लेटलेट्स, उसके बारे में अपन अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आपको बता दूं कि जो प्लेटलेट्स होती है, तीसरा पॉइंट हो गया आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स को अपन बिंबाणु के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बिंबाणु के नाम से भी जानते हैं। और इसको अपन एक और नाम से जानते हैं जिसको अपन कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। किस नाम से जानते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। और थ्रोम्बोसाइट का मतलब होता है रक्त का। थ्रोम्बोसाइट जो होता है, थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लॉट, मतलब क्या निर्माण होता है? थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लोटिन। तो रक्त स्कंदन का जो कार्य होता है, एक तो प्लेटलेट्स का यह होता है। क्या करता है? रक्त थक्का बनाता है, रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। और जो आपका जो ब्लड होता है, उस ब्लड को गाढ़ापन प्रदान करने का काम भी किसका होता है? थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स का होता है। तो याद रखना, एक तो आपका ब्लड को क्या करता है? रक्त का गाढ़ापन, रक्त का जो गाढ़ापन होता है वो किसकी वजह से होता है? प्लेटलेट्स की वजह से होता है। ठीक है ना। प्लेटलेट्स के बारे में आप सभी जानते हैं, पहले तो नहीं जानते होंगे, लेकिन जैसे ये डेंगू रोग आया, डेंगू रोग के दौरान आपने इस प्लेटलेट्स का नाम जरूर सुना होगा। अगर मैं बात करूं जो ये प्लेटलेट्स होती है, इस प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, तो याद रख लेना 5 से 7 दिन का जीवन काल रखने वाला ये कौन है? प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है? 5 से 7 दिन इसका जीवन काल होता है। जीवन काल, प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो 5 से 7 दिन का होता है। लेकिन जो नई NCERT है उसमें 10 से 13 दिन भी दे रखा है, 10 से 13 दिन। तो अपने को ये याद रखना कि जो 10 से 13 दिन याद रख लेना, ये नई NCERT 10th क्लास की आई है, उसके अंदर लिखा हुआ है, आपको ये याद रखना है। प्लेटलेट्स कहें या बिंबाणु कहें, थ्रोम्बोसाइट्स कहें, इनका काम होता है रक्त का थक्का बनाना और रक्त का गाढ़ापन देना। इनकी जो संख्या होती है, आपको याद रखना कि जो ये इनकी जो संख्या 1.5 लाख से 1.5 लाख से लगभग इसकी संख्या कितनी होती है? तो 1.5 लाख से लगभग 1.7 लाख तक इनकी संख्या होती है। ठीक है ना, ये अपने को ध्यान रखें। 1.5 लाख से 1.7 लाख प्रति घन मिलीमीटर। ठीक है ना, कि जो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डेंगू रोग के ऊपर। किसके ऊपर बात करते हैं? डेंगू के ऊपर। डेंगू के दौरान क्या होता है कि जो डेंगू के दौरान अपने को ये ध्यान रखना कि जो आपकी जो प्लेटलेट्स की कमी होती है उसकी वजह से डेंगू होता है, ऐसा नहीं है। जबकि क्या मतलब हो गया कि जो डेंगू है उसके होने से प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होती है। ये बात याद रखनी है, क्योंकि जो डेंगू होता है, डेंगू के अंदर आर्बो वायरस जब अटैक करता है तो वो नए प्लेटलेट्स जो है उनको बनने से रोक देता है। और जब नया प्लेटलेट्स नहीं बन पाता है तो जो पिछला बना हुआ प्लेटलेट्स है वो तो 10 से 13 दिन तक जीवित रहेगा। और जब नया प्लेटलेट्स नहीं बनेगा तो नया प्लेटलेट्स नहीं बनने के कारण क्या होगा?
नया प्लेटलेट्स अगर नहीं बनेगा तो रक्त क्लॉटिंग में कमी आएगी और ब्लड का जो गाढ़ापन है वो कम हो जाएगा। और जब ब्लड का गाढ़ापन नहीं हो पाएगा, ब्लड कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो पतला होने से जो ब्लड सर्कुलेशन है, आपका जो परिसंचरण है वो बढ़ जाएगा, और परिसंचरण बढ़ जाएगा तो रक्त है वो अंगों को ऑक्सीजन और मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर ऑक्सीजन और तो अपना जो शरीर है वो उसके अंदर थकान महसूस होगी, ठीक है ना। इस तरीके से जो थकान महसूस होने के कारण जो आपका जो आर्बो वायरस होता है ये धीरे धीरे और ज़्यादा अटैक करता है और अंततः जो ये डेंगू के आक्रमण हो जाता है, फिर आपको डॉक्टर के पास में जाना ही पड़ता है। इसलिए इस खतरनाक और भयावह रोग से बचने के लिए आपको क्या करना है, अगर इसके लक्षण आपको दिखाई दे जाते हैं अपने शरीर में तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी ही है, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने किसके बारे में बात की, हमने बात की थी आज WBC के बारे में, और हम लोगों ने बात कर ली आज प्लेटलेट्स के बारे में।